सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास हिंदी का इलेक्टिव मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो हैं इंग्लिश कोर रखते हैं और हिंदी इलेक्टिव रखते हैं। तो जो हिंदी इलेक्टिव जो बच्चे रखे हैं उसके लिए एक खास मैसेज। सबसे पहले वो क्या करें कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है ना, और फिर जो है वो अपने विकल्प को चयन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है एक निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ही ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हैं वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है। भली भांति विद्योपार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह सुचारू एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के वश का रोग नहीं है। राजनीति छात्रों के अध्ययन में बाधा ही नहीं डालती वरन उन्हें गुमराह भी कर देती है। अतः छात्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही वे राजनीति के क्षेत्र में कदम रखें। तो चलिए बच्चों, ये जो गद्यांश था उसी पर आधारित जो है प्रश्न भी है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है विद्यार्थी का लक्ष्य, राजनीति का उद्देश्य, राष्ट्र और राजनीति। डी में है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो इस गद्यांश से पढ़ने से यह प्राप्त हुआ कि जो है विद्यार्थी अपने लक्ष्य कैसे तैयार करें। तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके बीच में, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा में देखते हैं, भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है? महिलाओं पर, राजनीतिज्ञों पर, विद्यार्थियों पर और व्यापारियों पर। तो अभी जो है हम लोग इतना चीज जो पढ़े गद्यांश में वो फोकस किधर था? तो विद्यार्थियों पर था, ठीक है। और भारत की उन्नति किस पर निर्भर है? तो भारत के विद्यार्थियों पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है? विद्योपार्जन करके, राजनीति करके, स्वतंत्र नागरिक होकर, गुमराह होकर। तो ये तीसरा का जो हो जाएगा, विद्यार्जन करके यानी विद्या का अध्ययन करके जो है राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए? शारीरिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण या सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ठीक है। विद्यार्थी जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन निर्माण को करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है, ये जो है 5 से 8 के बीच वाले हैं। इसमें जो है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए उत्तर दीजिए। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, जिससे हृदय को बल मिले, ध्येय अपना तो वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सच क्या है? हम, तुम, संघर्ष या फिर सुख। तो यहाँ पर जो है इस कविता से पता चलता है कि सच जो है संघर्ष है। सच क्या है? तो संघर्ष है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कौन हमें सुख नहीं देगा? धरती, आकाश, हृदय या फिर ध्येय। तो आपका जो सही आंसर होगा आकाश, ठीक है। ये जो है सुख नहीं देगा। नयन का नीर का क्या अर्थ है? अभी हम लोगों ने
कविता में पढ़ा कि नयन का नीर, तो इसका क्या अर्थ है? आंखों की ज्योति, आंखों का तारा, आंखों का ज्वाला, आंखों का आंसू। तो ये जो हो जाएगा आंखों का आंसू को कहा जाएगा। नयन का नीर का अर्थ होता है आंखों के आंसू। क्वेश्चन नंबर 8 में है उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है आकाश और धरती, संघर्ष का सत्य, और डी में है तो वो है 8वां का बी, संघर्ष की सत्य। ठीक है, ये शीर्षक होगा। समाचार पर नाम लिखने हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? महोदय, प्रिय, महानुभव या बंधु। तो ये जो क्वेश्चन है ये पत्र से रिलेटेड है और ये जो है हम लोग हमेशा महोदय का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? महोदय का। ठीक है, पत्र में समाचार पत्र के संपादक के नाम के रूप में जो है हम लोग महोदय का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जन संचार माध्यमों को प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना और शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना। सी में आर्थिक सहायता एवं विकास प्रदान करना। डी में है राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार प्रदान करना। तो ये जो है सूचना देना और शिक्षित करना जन संचार का प्रमुख कार्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आते हैं। पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी है, गुप्तचर विभाग है, पुलिस है, साहित्यिक मंच है, क्या है ये? तो ये जो है गुप्तचर विभाग को पीटीआई कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, संपादकीय या फिर प्रतिवेदन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा संपादकीय। क्या होगा? संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है? समाचार का आरंभिक अनुच्छेद, समाचार का अंतिम अनुच्छेद, समाचार का मध्यम अनुच्छेद और डी में है समाचार का शीर्षक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा समाचार के आरंभिक अनुच्छेद। ठीक है, इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है? तो समाचार का आरंभिक अनुच्छेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? संवेदना, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक तंगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 14 का हो जाएगा ए, संवेदना। ठीक है, क्वेश्चन 15 में है विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली की या फिर व्याख्यात्मक शैली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा वो वर्णनात्मक शैली के द्वारा जो है विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप का निबंध लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है? ऑप्शन है ज्ञान और अनुभव, बोध और संयम, सी में है ज्ञान और जिज्ञासा, डी में है सोचा और जागरूकता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ये होगा ज्ञान और अनुभव को, निबंध और लेखन के द्वारा जो है ज्ञान और अनुभव को जो है परखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है? भूमिका, खंड, चित्र या कल्पना। तो यहाँ पर जो है भूमिका को दिखाया जाता है। निबंध में किसको दिखाया जाता है? तो भूमिका को। क्वेश्चन नंबर 18 में है सूचनाओं का संकलन मतलब डेटा कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके बीच ऑप्शन है पत्रकार को, संपादक को, लेखक को या खिलाड़ी को। तो यहाँ पर जो है पत्रकार का काम होता है। ठीक है, पत्रकार का जिम्मेवारी होती है कि सूचना को कलेक्ट करके जो है संपादक तक पहुंचाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 19 से 20 के लिए है एक कविता है ना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 का उत्तर दीजिए। मुरली तऊ
गोपाल ही भावती सुनी री सखी जदपि नंदलाला ही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़व है आवती। अब यहाँ क्वेश्चन 19 में जो हम लोग कविता पढ़कर आ रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? बिहारीलाल, सूरदास, कबीरदास या रामदास? तो ये जो कविता लिखे हैं वो है बिहारीलाल। कौन लिखे हैं? तो बिहारीलाल का ये जो है कविता है, ठीक है, काव्य संग्रह है। 20 में आइए, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? गोकुल, गोपी, मुरली या यमुना? तो आपका सही आंसर होगा मुरली, ठीक है। वो जो है कृष्ण जी जो हैं हमेशा अपने पास जो है मुरली रखते हैं। चलिए, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्नों से भयावह किसी माना? बाहर के अंधकार को, बाहर के प्रकाश को, घर के वातावरण को, मन की चिंताओं को? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बाहर के अंधकार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, नागार्जुन को या धूमिल को? तो आपका जो सही आंसर होगा सुमित्रा नंद पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में झहरी झहरी कौन सा अलंकार है? ये है पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, यमक या रूपक? तो ये जो आंसर होगा ये पुनरुक्ति प्रकाश है, ऑप्शन ए होगा। 24 में संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? बगुलों से, कोयल से, हंस से, मौना से या मैना से? तो 24 का जो आंसर होगा बगुलों से जो है किया गया है, ऑप्शन ए होगा। संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे किया गया है? बगुलों से। अब यहाँ 25 में है, पद्माकर किस भाषा की कवि हैं? अवधी भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी और डी में है उर्दू प्रधान हिंदी। तो आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी का जो है वो कवि है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 26 में, बालम आओ हमारे गहरे में कबीर के अनुसार बालम का क्या तात्पर्य है? सजन से, आत्मा से, ईश्वर से या पत्नी से? तो ये जो है ईश्वर से है। बालम किसको कह रहे हैं वो? तो ईश्वर को कह रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ 27 और 28 के लिए जो है कुछ गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके जो है आंसर लिखना है। बड़ा है, सारा घर मक्खियों से भिन भिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता ना था, बाहर कोठरी में मुंशी जी आंधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रांगे राघव, प्रेमचंद या अमरकांत? तो ये जो है प्रेमचंद की जो है प्रस्तुति है ना। अब आ गया ये 28 में, घर में मक्खियों को भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था की संकेत मिलता है? संपन्नता से, दरिद्रता से, खुशहाली से और या फिर धार्मिक से? तो ये जो है खुशहाली का जो है प्रतीक है। किसका प्रतीक है? खुशहाली का। क्वेश्चन नंबर 29 में, अव्यार्थ एक होते हुए भी द्वयनार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? नए के जन्म कुंडली,
टॉर्च बेचने वाले, दोपहर का भोजन, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो ये जो हो जाएगा दोपहर का भोजन। ठीक है, अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। अंडे के छिलके पाठ के आरंभ से अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है, आपके बीच ऑप्शन है परंपरावादी स्त्री, आधुनिक स्त्री, सी ऑप्शन है धार्मिक स्त्री या चतुर स्त्री। तो अंडे के छिलके से धार्मिक स्त्री का प्रस्तुति देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग के विडंबना को उजागर किया है, श्रमिक वर्ग को, कारीगर वर्ग या धनाढ़य वर्ग या कलाकार वर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा धनाढ़य वर्ग को जो है विडंबना को जाहिर किया है या उजागर किया है। 32 में है गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है, दिव्यांग, किसान, मजदूर या शिक्षक। तो ये आंसर हो जाएगा मजदूर। ठीक है, मजदूर के संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। 33 में आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, रविंद्रनाथ ठाकुर या शरत चंद्र निराला या बंकिम चंद्र। तो यहां पर जो है आपका हो जाएगा शरत चंद्र। ठीक है, आवारा मसीहा उपन्यास जो है शरत चंद्र साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। 34 क्वेश्चन है। टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है, व्यंग्यात्मक, जीवनी परक, आत्मकथात्मक, संस्मरणात्मक। तो यहां पर जो है ए होगा व्यंग्यात्मक। टॉर्च बेचने वाले जो है व्यंग्यात्मक शैली की रचना है। 35 में आइए। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए, अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, अस्पृश्य जाति की स्त्रियों की शिक्षा का विरोध किया, अस्पृश्य जाति की लड़कियों को पाठशाला न भेजने का निवेदन किया, अस्पृश्य जाति के दंपतियों को बहिष्कार किया। तो 35 का जो आंसर होगा वो अस्पृश्य जातियों के बच्चों को शिक्षा का प्रबंधन जो है उन्होंने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 36 में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है, सामाजिक कार्यों में भेदभाव करने की प्रेरणा मिलती है, बी में स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा, सी में है साधारण मनुष्य से भगवान बन जाने की प्रेरणा, ब्राह्मणवाद का विरोध करने की प्रेरणा। तो ये जो है आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यों में भेदभाव करने की प्रेरणा। यहाँ पर 36 का जो हम सामाजिक कार्यों में भेदभाव, बल्कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को जो है स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा जो है उन लोग, ये दोनों जो है समाज को सुधारने, है ना, सुधारों और या प्रबल समर्थक थे जिन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर जो है सेवा भावना की प्रमुखता देने की ये दोनों कोशिश की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है 37 में है वैदिकी हिंसा ना भवती, वैदिकी हिंसा ना भवती नाटक के रचयिता कौन है, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई या प्रेमचंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की, रेल इंजन से, रेलगाड़ी से, रेल के डब्बों से या टैक्सी से। तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी से उन्होंने कंपेयर किया था, तुलना किया था। 39 में मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव, माधव कुमार, गजानन महेश या माधव गजानन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गजानन माधव, उनका जो है पूरा नाम था। लास्ट और अंतिम प्रश्न जो है हिंदी में, शरत चंद्र का संबंध किस भाषा की साहित्य से है, हिंदी से, बंगला से, उर्दू से, मराठी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगला से है। ठीक है, बंगला के राइटर थे।
तो बच्चों, आप एग्जाम लिखने से पहले जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा।